अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं मुनीबा आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद है कि आप लोग भी जहाँ कहीं होंगे खैरियत से होंगे। तो जनाब, आज अपने दिन का आगाज़ और अपने प्रोग्राम का आगाज़ एक अच्छी बात के साथ, एक अच्छी नसीहत के साथ ही हम भी करेंगे और उम्मीद करेंगे कि आज का शो भी आप लोगों को पसंद आएगा। बिकॉज़ आज क्योंकि वीकेंड है और वीकेंड पे हम भी थोड़ा सा कहते हैं ना, हाथ हौला ही रखते हैं अपने शो के लिहाज से। कुछ इतने इंटेंस टॉपिक्स हम नहीं लेकर आते हैं ताकि आपका जो वीकेंड है वो बहुत ज़्यादा हैवी आपको ना लगे। तो अभी हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हमने बात करनी है जनाब कि हमने पिछले दिनों में आपसे ये बात भी की थी कि ज़िंदगी में फ़रागत हमारे लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है और हर वक्त मसरूफ़ रहने के बजाय हमें कुछ वक्त अपने लिए भी निकालने चाहिए। लेकिन अब यहाँ पर सवाल एक और पैदा हो जाता है कि अगर हमें खुशकिस्मती से फ़रागत का वक्त मिल भी जाए तो इसमें हमें क्या करना चाहिए। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट सवाल है क्योंकि फ़रागत और फ़ारिग वक्त का मकसद अपने आप को, अपने थके हुए ज़हन को आराम देना होता है, ना कि दोबारा से उस दिमाग को थका देना होता है। आप सबको ये बात जानकर भी बड़ी हैरत होगी कि जिन चीज़ों के मुतालिक हम अपने फ़ारिग वक्त में ये समझते हैं कि जनाब ये चीज़ें शायद हमें आराम देती होंगी, दरअसल वो चीज़ें भी हमारे जहन को थकाती हैं और जिनका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि हमारा जो डोपामीन है वो इंटॉक्सिकेशन की सूरत में होता है। हम लोगों को लगता है कि हम मोबाइल का इस्तेमाल मुसलसल करेंगे या ज़्यादा करेंगे, उसके ऊपर हम लोग ज़्यादा अपना फ्री टाइम गुजारेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस होगा, मगर हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स होती है। और अगर आजकल की नस्ल अपनी ज़िंदगी से मोबाइल निकाल देगी ना तो उसके पास पीछे रह क्या जाएगा। यही हमारे इम्तिहान का आगाज़ है कि फ़रागत के इस वक्त में अगर मुमकिन हो तो कुछ भी ना किया जाए तो मेरे ख़्याल से वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर हम कुछ करना चाहें भी तो क्या करें। हम सबकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होता है जिसको हम अपना मशगला कहते हैं या जिसको हम अपनी हैबिट कहते हैं, हॉबी कहते हैं। तो फ़रागत के वक्त या आपको थोड़ा सा कोई वक्त फ्री मिलता है तो उस मशगले को वक्त देने में कोई बुरी बात नहीं होती है। आप बाकी के घंटों में और सोच समझ कर गुजारे गए घंटों में एक वाज़े फ़र्क देखेंगे। इसके अलावा आप डायरी लिख सकते हैं। अब ये बहुत ही खूबसूरत मशगला है जिसको आप अपना सकते हैं। आप अपनी डायरी में लिख सकते हैं कि जनाब आज का आपका पूरा दिन कैसा रहा, आपने क्या किया, आपके साथ क्या हुआ, आपने आगे क्या करना है। इसका एक फ़ायदा तो ये भी होगा कि आपका जो फ्री टाइम है वो बहुत अच्छा भी गुजरेगा और साथ ही साथ आपके अंदर एक लिखने का हुनर भी पैदा हो जाएगा। तो इसलिए अगर आपके पास वक्त होता है या आपके पास वक्त बच जाता है तो आप बहुत खुशकिस्मत है। तो उस वक्त को अच्छे तरीके से किस तरह आपने लेकर चलना है या उसमें आपने अपनी हैबिट्स किस तरह डेवलप करनी है उसके बारे में तो हम आपको बताते रहते हैं। बाकी आप ख़ुद ज़्यादा अच्छे समझदार और अक्लमंद हैं कि आपने अपने उस फारिग वक्त में क्या करना है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ सियासत के हवाले से बात कर लेते हैं। मुल्की मईशत और मुल्की सियासत के ऊपर तो हम अक्सर बात करते ही रहते हैं कि किस तरह हर घर में मुल्की सियासत के ऊपर बात हो रही होती है। हर किसी की अपनी अपनी पार्टी होती है, उसको सपोर्ट किया जा रहा होता है। इसी तरह जनाब जब आप कहीं पर काम कर रहे होते हैं ना, वहाँ पर भी सियासत हो रही होती है, वहाँ पर भी धड़ेबाजी आप कह सकते हैं कि सब ने अपनी अपनी बनाई हुई होती है, ग्रुप्स अलग अलग होते हैं। तो उसको ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स कहा जाता है कि आप इदारों के अंदर जिस तरह हम पॉलिटिक्स करते हैं, कोई उसका शिकार हो जाता है, कोई पॉलिटिक्स कर लेता है, कोई पॉलिटिक्स करके बॉस का जो है ना वो फेवरेट बन जाता है। और इस जो ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स होती है इसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, ये आपकी प्रोडक्टिविटी को किस तरह ख़राब कर सकती है और कितना नुकसान पहुंचाती है और ख़ास तौर पर आपकी मेंटल हेल्थ को किस तरह नुकसान पहुंचा रही होती है। आज हमने उसके ऊपर बात करनी है। उस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में डॉक्टर अली अजमल मौजूद हैं जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं। उनसे बात करते हैं। अली, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक है, फाइन, थैंक यू। डॉक्टर अली, जिस तरह मैंने बात की है कि अब जो ओवरऑल पॉलिटिक्स है उसके ऊपर तो हर घर में बात हो रही होती है, लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स की बात कर ली जाए तो ये भी एक बहुत बड़ा कह लें कि इम्पैक्ट भी रखती है ख़ास तौर पर। तो ये जो इदारों के अंदर या काम करने वाली जगहों पे पॉलिटिक्स होती है,
क्या उनकी साइकोलॉजी क्या होती है, क्या पॉलिटिक्स के पीछे जो साइकोलॉजी है हमें क्या बताती है? देखिए, जो ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स है ये वैसे तो सारी दुनिया में होती है और तकरीबन हर ऑर्गेनाइजेशन में होती है जी। इसकी मेंटालिटी को समझने से पहले एक चीज़ हमने समझ लेनी है कि ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स का जो अल्टीमेट सफरर होता है ना, जो सबसे ज़्यादा नुकसान होता है वो उस ऑर्गेनाइजेशन को होता है। अच्छा। लोगों को तो होता ही होता है, उनकी एक मेंटल हेल्थ और वेलबींग तो इफेक्ट होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान उस ऑर्गेनाइजेशन को होता है। अब जो आपका क्वेश्चन था कि इसके पीछे क्या फैक्टर्स हैं, इसके पीछे मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं। शायद लोगों को ये लगता है कि पॉलिटिक्स करके कोई टांगें दूसरों की खींच के, कोई फ्लैटरी करके, खुशामद करके हम शायद कुछ अपनी लाइफ में, अपने प्रोफेशनल करियर में कुछ ज़्यादा आगे निकल जाएंगे। बाय द वे, वक्ती तौर पे कुछ लोग निकल भी जाते हैं, लेकिन देखा गया कि लॉन्गर रन ये चीज़ नुकसान करती है, उनके अपने करियर के लिए भी ये चीज़ नुकसान करती है। अब लोग करते क्यों हैं? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब काम को और प्रोडक्टिविटी से ज़्यादा खुशामद को पसंद किया जाता है, उसको प्रमोट किया जाता है, तो लोग कहीं ना कहीं ये सोच लेते हैं कि आगे बढ़ने का रास्ता यही है कि ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स की जाए और उसकी लेग पुलिंग की जाए। और इसके बहुत सारे नुकसान हैं। जैसे मैंने बताया कि सबसे पहले जो अल्टीमेट सफरर है, जो सबसे ज़्यादा नुकसान होता है, वो उस ऑर्गेनाइजेशन को होता है, क्योंकि जो काम करने वाले लोग हैं, प्रोडक्टिव लोग हैं, और अगर वो सियासत में कोई इतने माहिर नहीं है तो वो ज़रा पीछे रह जाते हैं, और जिससे मसला ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में वो प्रोडक्टिविटी का लेवल नहीं बन पाता और खुशामदी लोग आगे चले जाते हैं। अल्टीमेटली फिर ऑर्गेनाइजेशन को ही नुकसान होता है। इसमें ना WHO ने मेंटल हेल्थ वर्क प्लेस को इस साल का जो मेंटल हेल्थ का वो थीम कंसीडर किया है, यानी कि मेंटल हेल्थ जो है आजकल सबसे ज्यादा जो रेलिवेंट है वो वर्क प्लेस पे है। उससे होता ही है कि देखें कि काम जो है इंसान, एक तो इससे पहचाना जाता है, उसकी क्वालिटी इफेक्ट होती है। और यहाँ पे एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि किसी शख्स की लंबी जिंदगी, अच्छी ज़िंदगी और सेहतमंद ज़िंदगी के मुख्तलिफ इंडिकेटर्स हैं ना, कि आपकी खाना कैसा है, आपकी डाइट कैसी है, फिजिकल एक्टिविटी कैसी है। इसी तरह से लंबी उम्र का सबसे जो बेहतर और सबसे बड़ा प्रिडिक्टर है वो है आपकी काम से आपकी सेटिस्फेक्शन। और काम से आप कब सेटिस्फाई होंगे? जब आप उस ऑर्गेनाइजेशन से सेटिस्फाई होंगे, आपका जो माहौल है वो टॉक्सिक नहीं होगा। अब आप देखें कि जो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को चीज़ें हिट करती हैं वो करता है काम का टॉक्सिक इन्वायरमेंट। ऑब्वियसली मोटिवेशन के मुख्तलिफ फैक्टर्स होते हैं। सैलरी एक मोटिवेशन है, उसके अलावा फिर आपको कितना अप्रिशिएट किया जाता है, डिसीजन मेकिंग आप में कितना आपको इन्वॉल्व किया जाता है, ये सारे वो फैक्टर हैं जो कि लोगों को काम पे फोकस रखते हैं। लेकिन इन सबसे ऊपर फैक्टर जो है वो है टॉक्सिक इन्वायरमेंट। अगर तो आपका इन्वायरमेंट, माहौल टॉक्सिक है तो ऑब्वियसली आपकी प्रोडक्टिविटी कम होगी, आप जॉब से उतना सेटिस्फाई नहीं होंगे, फिर वो जॉब स्विचिंग वगैरह जो एम्प्लॉयज हैं उनकी लॉयल्टीज नहीं रहेगी। लेकिन क्या हम इससे बच सकते हैं कि ये जो टॉक्सिक माहौल हो जाता है, मतलब अगर आप नहीं भी उसमें इन्वॉल्व लेकिन बाकी सारी चीज़ें वैसे ही हो रही होती है, इन्वायरमेंट बड़ा ज़्यादा कह लें कि पोल्यूटेड हो जाता है इस चीज़ के साथ, पॉलिटिक्स के साथ, तो क्या उससे बचा जा सकता है? और उसका आपकी मेंटल हेल्थ के ऊपर किस तरह आप सफ़र कर रहे होते हैं, इवन दो कि यू आर नॉट इन्वॉल्व इन दैट? जी बिल्कुल, इसमें जहाँ तक बचने की बात है तो बिल्कुल बचा तो जा सकता है। इसमें ना कुछ ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे कुछ स्टेप्स लेने हैं, क्योंकि सारी दुनिया में हमें ये रिसर्च बताती है, जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं और बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने इन चीज़ को कर्टेल करने के लिए स्टेप्स लिए हैं और बाकायदा तौर पे डिपार्टमेंट बनाया है कि जिसमें एम्प्लॉयज़ की वेलबींग और मेंटल हेल्थ का ख्याल रखा जाए। और जो टॉक्सिक इन्वायरमेंट और ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स से जो उनके एडवर्स इफेक्ट हो रहे हैं उनको हैंडल किया जाए, ताकि एम्प्लॉयज़ जो हैं वो अपनी सारी एनर्जी अपने काम पे लगाएं और जिससे ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा हो, ना कि लोगों की टांगें खींचने में। अब जो आपकी दूसरी बात थी कि क्या इससे मेंटल हेल्थ पे कितना इफेक्ट होता है और अगर आप इसका पार्ट नहीं भी हैं, देखिए ये तो एक कॉमन सेंस की बात है कि अगर कोई इन्वायरमेंट टॉक्सिक है, आप उसका पार्ट हैं या नहीं हैं, ओवरऑल टॉक्सिटी जो है वो हम पे इन्फ्लुएंस तो करती है। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि देखा गया कि जो ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स में इतने सो कॉल्ड माहिर नहीं होते, उन पे ये ज़्यादा इफेक्ट करती है ये जो टॉक्सिक इन्वायरमेंट है। इसमें 2-3 तरीकों से अपने आप को बचाया जा सकता है और अपनी जो मेंटल हेल्थ है उसको इंप्रूव किया जा सकता है। सबसे पहले तो आप अपनी सेल्फ केयर करना शुरू कर दें।
अच्छा, सेल्फ केयर ओके। में आप डाइट का ख्याल रखें, अपनी ज़रा फिजिकल एक्टिविटी करें, अपने बारे में ज़रा अच्छा सोचा करें। और ज़रूरी नहीं है कि अगर कुछ लोग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में गलत कर रहे हैं तो आपने भी अदले का बदला ही देना है। उसमें कुछ लोग लग जाते जी, हैं ना, जी, इसमें ऐसे ही है। एक टिट फॉर टैट के चक्कर में लग जाते हैं। लेकिन ये देखें कि जो भी ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स साथ में कोई भी करता है, वक्ती तौर पे उसको फायदा होता ठीक है, है। लेकिन अल्टीमेटली नुकसान होता है, क्योंकि किसी भी प्रोफेशनल लाइफ में या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कामयाबी का जो राज यही है कि आप अपने काम काम पे से फोकस काम करें। रखें। एग्जैक्टली, काम से काम रखें, अपने आप को प्रोफेशनली एक्सीलेंस की तरफ लेके जाएं। ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स आपको कुछ नुकसान नहीं नहीं पहुंचाएगी। हाँ। लेकिन अगर आप ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स की मिसाल ऐसे ही है कि जैसे आप बैसाखियों का सहारा ले रहे हैं, आज आपकी बैसाखी काम आ गई, कल आ गई, परसों आ गई, लेकिन लॉन्गर रन देखा ये गया कि प्रोफेशनल एक्सीलेंस वही लोग अचीव कर सकते हैं और देर पा अपने प्रोफेशन में वही टिकते हैं या आगे बढ़ते हैं जो कि इन चीजों से, इन डिस्ट्रैक्शन से बचे रहते हैं और अपने आप को फोकस रखते हैं। और इससे फिर ये होता है कि हमारी मेंटल हेल्थ पे भी बड़े पॉजिटिव इफेक्ट होते हैं। देखें, कोई भी काम है अच्छा। वो इंसान ने अपने माइंड से ही करना है। हम सोचते हैं, डिसीजन लेते हैं, करियर को स्विच करना है, किस करियर में जाना है, कैसे आगे बढ़ना है, ये सारे डिसीजन जजमेंट्स हम अपने माइंड से करते हैं। तो सबसे पहले इंसान को अपने माइंड की फिक्र करनी चाहिए। अपनी मेंटल हेल्थ को आप बेहतर रखें। ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स है, नेगेटिविटी है, अगर टॉक्सिटी है, तो आपको जरूरत नहीं है इसको इंड्यूस करने की और रेसिप्रोकेट करने की। आप अपनी सेल्फ केयर करें, अपने आप को प्रोफेशनली इंड्यूस करें, उस पे फोकस करें, तो आप देखेंगे कि ये आपकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहेगी, आपको इफेक्ट नहीं करेगी। अच्छा, दूसरा ये एक बड़ी चीज बोली जाती है कि क्या ऑर्गेनाइजेशन में हम जो दोस्तियां बना लेते हैं, क्या वो वाकई दोस्ती होती है या नहीं होती है, या ये दोस्ती होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? देखिए, आम तौर पे दोस्ती की जहाँ तक बात है तो ऑब्वियसली एक प्रोफेशनल लेवल पे फ्रेंडशिप तो होती है, अच्छे ताल्लुकात तो बहरहाल होने चाहिए, एक वर्किंग रिलेशनशिप तो होने चाहिए। लेकिन इसमें अगर दोस्तियों में कोई हर्ज भी नहीं है, बहुत सारी जगहों पे ऐसे देखा गया है कि ऑर्गेनाइजेशन में लोग मिलते हैं, एक ही जगह काम कर रहे होते हैं, उसके बाद हस्बैंड वाइफ बन जाते हैं। मेरे अपने हॉस्पिटल्स में ऐसे काफ़ी सारे केसेस हैं, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, आप लोगों से मिलते जुलते हैं तो दैट्स नॉट एन इशू। लेकिन जैसे मैंने बताया कि वर्किंग रिलेशनशिप्स जरूरी हैं, उसमें तो ऑब्वियसली उसके बगैर तो फिर ऑर्गेनाइजेशन का माहौल नहीं ठीक होगा। लेकिन अगर आपको कोई ऐसा बंदा मिल जाता है जिससे आपकी बड़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है, लोग आमतौर पे एक दूसरे के इतने फास्ट फ्रेंड बन जाते हैं कि घरों तक भी आना जाना होता है, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन ना एक चीज़ है कि फिर भी हमने ये सोचना है कि जब आप अपने काम की जगह पे दोस्तियां करें या कोई रिश्तेदारियां करें तो थोड़ा सा संभल के करें। अच्छा। क्योंकि देखा ही गया कि आमतौर पर प्रोफेशनल लाइफ में जो आज का दोस्त होता है वो कुछ देर बाद कुछ मसले मसाइल की वजह से वो दोस्तियां नहीं रहती, और उसके बाद फिर जो प्रोफेशनल लाइफ में दोस्त होते हैं उसके बाद जब हालात खराब होते हैं तो फिर एक दूसरे की काफी वो लेग पुलिंग वगैरह भी करते हैं, क्योंकि एक दूसरे के काफी वो राज वगैरह शेयर लोग कर लेते हैं। तो जैसे मैंने बताया, वर्किंग रिलेशनशिप आपके सबके साथ होने चाहिए, और बाय द वे ऐसे लोगों के साथ भी होना चाहिए जो आपको लगता है आपकी टांगे खींच रहे हैं। अच्छा। जो आपके ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स में आपके सबसे बड़े राइवल हैं, वर्किंग रिलेशनशिप हमारे उनके साथ भी होने चाहिए। अच्छा। बिल्कुल ऑर्गेनाइजेशन में किसी पर्सनल चीजों को नहीं लेना चाहिए। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादातर लोग आपके कुलीग्स हैं, वो आपके फ्रेंड्स नहीं हैं। अगर हम उनको फ्रेंड, अच्छा फिर उसमें क्या होता है कि जब हम लोगों को समझते हैं ना कि दे आर कुलीग्स, तो फिर हम उनसे एक्सपेक्टेशंस भी कम करते हैं, उनसे हमारा मिलना जुलना भी प्रोफेशनल होता है। ऑर्गेनाइजेशन में माहौल इस वजह से भी टॉक्सिक होता है कि जो न्यू कमर्स हैं वो कुलीग्स को, प्रोफेशनल कुलीग्स को अपना फ्रेंड्स समझ लेते हैं। उसके बाद उनसे फिर कुछ एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं। वो जब एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं होती तो फिर आमतौर पे जाहिर बात है फिर दोनों तरफ से ही एक टॉक्सिटी जो है वो शुरू हो जाती है। सो कुलीग्स हैं आपके, और कुलीग नो डाउट कुलीग्स एक हद तक फ्रेंड्स भी होते हैं, लेकिन जो एक ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है ना फ्रेंड्स का, वो जरा उससे थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन में अवॉइड करना चाहिए, अनलेस एंड अनटिल कि आपके कुछ बहुत ज्यादा करीबी ताल्लुकात ना बन जाए। जैसे मैंने बताया कि कोई इसमें मुजायका नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन में पसंद किया, आजकल बहुत शादियां हो रही हैं, लेट्स बी रियलिस्टिक, हमारे माशरे में ये है। कोई इसमें बुरी बात नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही। तो इस तरह से हमें जरा चीजों को प्रोफेशनली डील करना चाहिए। सबसे अच्छी अप्रोच क्या है? ना तो इमोशनल ना ही की, और सबसे अच्छी अप्रोच प्रोफेशनल है। क्योंकि आमतौर पे, अच्छा एक और मैं आपको बात बताऊं, कुछ लोग ना
प्रोफेशनल लाइफ में ज़रा पर्सनल हो के कुछ फ़ायदे लेने चाह रहे होते हैं। ये सारी दुनिया में ऐसा ही होता है। लेकिन अल्टीमेटली यही देखा गया है कि वो फिर उनको नुकसान होता है। वही जो वो पर्सनल चीज़ों को डिस्कस करते हैं उल्टा उन्हीं को नुकसान होता है। प्रोफेशनल लाइफ में सबसे अच्छी जो अप्रोच है, जो हमें रिसर्च बताती है, जो लोगों के तजर्बात का निचोड़ है, सबसे अच्छी अप्रोच है प्रोफेशनल एंड टू द पॉइंट। जितना आप इससे डेविएट करेंगे, आप देखेंगे वक्ती तौर पे शायद आपको फायदा हो जाए, लेकिन अल्टीमेटली नुकसान होगा। अच्छा, लोगों को ये लगता है कि अगर हम बहुत ज्यादा प्रोफेशनल रहेंगे और टू द पॉइंट रहेंगे और हम किसी से उस तरह घुल मिल कर बात नहीं करेंगे तो शायद हमारा काम नहीं बनेगा, या हम किसी के कहले के कहते हैं ना कि फेवरेट नहीं बन पाएंगे, या हमारे ऊपर ज़्यादातर हमें ये होगा कि हमें जल्दी निकाल दिया जाएगा। इस वजह से भी ये चीज़ें होती हैं। ये एक ना टनल विजन है। अच्छा, टनल विजन इस तरह से है कि जी अगर हम अच्छे ताल्लुकात नहीं बनाएंगे तो उस ऑर्गेनाइजेशन में हम फ्लोरिश नहीं कर सकेंगे। वेल, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जिस भी आप ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, स्काई इज द लिमिट। आप बिल्कुल अच्छे ताल्लुकात बनाएं। आप जैसे मैंने बताया पर्सनल लेवल पे भी अगर आप समझे कि आप मैच्योर हैं, बन सकते हैं, बनाने चाहिए। लेकिन एक चीज समझे कि ये टनल विजन से हमने बाहर निकलना है, ये एंड ऑफ द वर्ल्ड नहीं है। सबसे अच्छी अप्रोच यही है कि ताल्लुकात को बेहतर से बेहतर बनाने की बजाय आप खुद को बेहतर से बेहतर बनाएं। ताल्लुकात बिल्कुल वर्किंग होने चाहिए, नो डाउट कि आप अच्छे ताल्लुकात हों, और बिल्कुल कोई एटीट्यूड को मैं प्रमोट नहीं कर रहा। आप घुले मिले लोगों से जो एक प्रोफेशनल लेवल पे हम एग्जैक्टली जो हम प्रोफेशनल लेवल पे एक दूसरे के साथ जितनी हमें कर्टसीज चाहिए वो बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन अगेन आपने अपने ऊपर फोकस करना है। सही। और उसके बाद आप देखेंगे कि ये जो लॉन्गर रन आपको ही फायदा होगा। सेल्फ केयर करें, सही, और अपनी विजन को क्लियर करें। ये कोई टनल विजन से हमने निकलना है। दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। ताल्लुकात सबके साथ, दोस्तियां जिनके साथ होती हैं करें, लेकिन बाय द एंड ऑफ द डे प्रोफेशनल एटीट्यूड और फोकस सेल्फ पे करें। अच्छा, दूसरा लास्टली मैं ये पूछना चाहूंगी, जिनके ऑफिस में दोस्त नहीं होते हैं तो उनको क्या करना चाहिए? उनको दोस्त बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए? जिनके दोस्त नहीं होते हैं ऑफिस में, वो क्या करें? जी बिल्कुल, दोस्त तो बनाने चाहिए। अकेले तो नहीं ना जिंदगी गुजारी जा सकती। इसी तरह से प्रोफेशनल लाइफ में भी आप अकेले नहीं रह सकते। अगर आप बिल्कुल अलग थलग रहेंगे तो ऑब्वियसली वो तो आपके लिए मसला होगा। बहुत से लोगों का ये माइंडसेट होता है ना, वी आर वन मैन आर्मी और हम लोग सारा कुछ खुद ही कर सकते हैं, हमें किसी की जरूरत नहीं है। नहीं, वन मैन आर्मी आजकल की दुनिया में कोई नहीं है। हम जिस तरह के ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर है, वन मैन आर्मी नहीं है। आप इंट्रोवर्ट हैं, वो एक अलग चीज है कि आप कुछ लोग होते हैं ना, लोगों से ज्यादा मिलना नहीं चाहते, लेकिन वो कम मिले लेकिन इतना जरूर मिले कि जितना जरूरी है, जरूरी होता है उनके लिए वहां पर कह लें कि सेटल होने के लिए। तो हमारे साथ डॉक्टर अली अजमल मौजूद है, साइकोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर अली, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। और हम बात कर रहे थे ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स के हवाले से, इसके क्या इफेक्ट्स होते हैं आपकी प्रोडक्टिविटी के ऊपर और आपकी मेंटल हेल्थ के ऊपर। यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, कुछ मुआशी मामलात के हवाले से बात कर लेते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आए रोज़ मुआशी बेहतरी के हवाले से बयानात देते रहते हैं, और उनका रवा हफ्ते बयान ये था कि हमारा जो मौजूदा टैक्स निज़ाम है वो कारोबार की तरक्की में रुकावट है। इजाफी टैक्सेस का भी एहसास है, मगर क्या करे, IMF से वादे निभाने भी तो ज़रूरी है, ये उनका कहना था। एक तरफ वज़ीर आज़म IMF के सामने अपनी मजबूरी का भी इजहार कर रहे हैं, तो दूसरी जानिब इजाफी टैक्सेस को कारोबार की तरक्की में रुकावट से भी जोड़ रहे हैं। गो के शरह सूद में कमी से ताजर तबके को काफ़ी सपोर्ट मिलेगा, लेकिन ये कमी कब तक है और मज़ीद कमी होगी या नहीं होगी, ये कहना कबल अज़ वक्त भी होगा। हुकूमत को अब भी उम्मीद है कि हम बेहतरी करके मुल्क की माशी हालत बेहतर कर सकते हैं। मुल्क की मैशियत में बेहतरी के लिए तजावीज़ पर आज बात होगी, और पाकिस्तान जो है IMF से कैसे निजात हासिल कर सकता है, क्या कर भी सकता है, और ख़ास तौर पर कारोबारी तबका बिलाशुबा मुल्क की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, वो क्या सोचते हैं। आज हमने इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर बात करनी है, और इस पर बात करने के लिए बहुत ही ख़ास मेहमानों को आज हमने दावत दी है जो हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है। सबसे पहले मियां अबू बकर शाह साहब ने हमें ज्वाइन किया है, जो कि है प्रेसिडेंट चैम्बर ऑफ लाहौर कॉमर्स के। अबूज़र साहब, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक हैं सर?
और इसके साथ साथ हबीब खान साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, जो कि मुआशी तज्जियाकार है। हबीब साहब, आपको भी वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक हैं? थैंक यू जी। मियाँ साहब, आप ही से स्टार्ट करेंगे। हमने देखा कि इसी हफ्ते वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि आए रोज़ उनके इस तरह के बयानात मुआशी मामलात के हवाले से ख़ास तौर पर हम देखते रहते हैं। उन्होंने कहा जी हमारा जो मौजूदा टैक्स निज़ाम है वो कारोबार की तरक्की में रुकावट है, लेकिन क्या करें, IMF से वादे भी हमने निभाने हैं, तो ज़रूरी क्या है अपने कारोबार को इक्विप्ड करना, उसके बारे में जो है ना अच्छी फ़ैसले लेना, या फिर IMF को जो है ना खुश करना? बहुत शुक्रिया जी। इस वक्त पाकिस्तान में टैक्स का निज़ाम इतना गलत है कि आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते। ऐसे ही है, बिल्कुल। मसलन 100 रुपये की चीज़ के ऊपर 18 रुपये सेल टैक्स है, 5% होल्डिंग टैक्स है और 5% सप्लायर टैक्स है। अब जब आप 100 रुपये की चीज़ को 128 रुपये के ऊपर जब प्रॉफिट रखेंगे, तो जो बंदा काम कर रहा है वो 5% पे कर रहा है या 3% पे कर रहा है, और 28% कैसे देगा जी? फिर फ्लो उसी पे फिर करप्शन शुरू होती है। हमने हुकूमत से अर्ज़ किया है कि आप मेहरबानी करें इसको सिंगल डिजिट में सेल टैक्स करें, जैसे इंडिया में है, अमेरिका में है, और नॉन एडजस्टेबल पॉलिसी बनाएं। ठीक। अभी 562 अरब रुपए का सिर्फ एडजस्टमेंट के चक्कर में फ्रॉड हुआ है एक माह पहले FBR में। 562 अरब रुपए 562 अरब। ये सबसे बड़ी करप्शन की वजह ये है कि जब आप ज़रूरत से ज़्यादा सरप्लस स्टाफ रख लेते हैं किसी अदारे में, अच्छा, तो वो स्वाय करप्शन के अलावा कोई कुछ रास्ता नहीं निकालता। देखें, पाकिस्तान की तबाही में जो बेसिक प्रॉब्लम थी, पहली प्रॉब्लम यह थी कि ब्यूरोक्रेसी अवाम को अवाम नहीं समझती, हालांकि दे आर पब्लिक सर्वेंट। ऑब्वियसली हम 13,000 अरब रुपया साल का टैक्स दे के भी हमें चोर कहा जाता है, जबकि इस मुल्क का फकीर भी टैक्स देता है। ऐसे ही है। मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से गुजारिश की थी कि आप मेहरबानी करें, इस वक्त 10,53,03,70 के करीब अकाउंट होल्डर हैं। अच्छा, ओके। 55 बैंकों में। ठीक है। मेहरबानी करके आप उनको टैक्स नंबर जारी करें। उसके 2 रास्ते भी बता दिए। बिजनेस कम्युनिटी का काम है सॉल्यूशन बताना, इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। इम्प्लीमेंटेशन हम नहीं कर सकते। वी हैव नो पावर जी। सर, 55 बैंकों में अगर आप एक बंदे के 4 अकाउंट भी गिने तो 2,15,00,000 बंदे को वन शॉट में आप टैक्स पेयर बना सकते हैं, और ये विद इन 24 आवर हो सकता है। स्टेट बैंक, तमाम बैंक और FBR एक कमरे में बैठ जाएं, ठीक है, मेरा ID कार्ड पकड़ें, अगर मैं टैक्स पेयर नहीं हूं तो मुझे मेरा अकाउंट ब्लॉक कर दें। अच्छा, देखिए, ये करने में कोई बुराई नहीं है। अब ये क्यों नहीं हो रहा? नंबर 1, तकरीबन 1,000 अरब रुपए के करीब सालाना ज़रात का जो पैसा है वो ब्लैक मार्केटिंग में आ रहा है। नंबर 1। नंबर 2, स्पीड मनी का पैसा जो रिश्वत ली जाती है। अब तो गवर्नमेंट थक गई है, अब टेंडर भी जो हो रहे हैं वो नहीं, तो आपको नहीं लगता कि गवर्नमेंट को इसका इदराक नहीं होता है कि कहाँ पे करप्शन हो रही है, कहाँ पे ये सारी चीजें हो रही हैं? करप्शन इसलिए हो रही है कि बुरे को बुरा कहना बुरा समझा जा रहा है। ठीक है। एक महकमे में एक बंदा करप्शन कर रहा है, आप उसको रोकने के लिए जब कहते हैं तो वो जिसको शिकायत करनी है वो उसके हिस्सेदार होता है। इसलिए लोग खौफजदा हो गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले दिनों चेयरमैन FBR मेरे पास तशरीफ़ लाए चैम्बर में, उन्होंने मुझे एक खसूसी नंबर दिया हुआ है कि अगर कोई बंदा आपको महकमे का तंग करे, ठीक है, या कोई बंदा करप्शन कर रहा है, प्लीज़ मुझे मैसेज कर दें। ठीक है। उसकी वजह से ये खौफ हो गया है। ये पहली दफ़ा 77 साल में लंगड़ियाल साहब ने पहली दफ़ा एक ऐसा स्टेप उठाया है जिससे तमाम महकमे की काली भेड़ें और जो बिजनेस कम्युनिटी की काली भेड़ें हैं उनका हाईलाइट की हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम में आपकी ये कैप पहन के गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के लिए कैप
प्राइम मिनिस्टर साहब ने भिजवाई है, जी जी इसलिए पहनी है कि ये उड़ान पाकिस्तान तभी होगा राइट मैन द राइट जॉब हो। एग्जैक्टली ये जजों के बेटे, ये ब्यूरोक्रेटों के बेटे, हाँ। ये पॉलिटिशियनों के बेटों को बोर्डों पे ना लगाएं। मनपसंद जो तैनातियां वो ना हो। मनपसंद सिर्फ जो सही बंदा है। Deserving मिसाल जो है, देता हूँ, merit पे आप आए वो। एंकर हैं, आपको म्यू अस्पताल का एमएस नहीं नहीं लगाना लगाया चाहिए, जा सकता, ऐसे ही है। आप एंकर वाला काम करें। हाँ जी। इन्होंने एंकर को म्यू अस्पताल का एमएस लगा दिया और एमएस को एंकर बना दिया। हाँ, तो इसी तरह वो आपकी कह लें कारकर्दगी मुतासर होती है, उससे फिर आप कुछ अच्छा नहीं कर सकते हैं, परफॉर्मेंस आप वो नहीं दे सकते हैं। मैं हबीब साहब आपसे इसके ऊपर बात करना चाहूँगी, हमारी IMF से क्या हम छुटकारा हासिल कर सकते हैं, या हम उनसे कह लें कि कर्जा, हम कितना उनसे कर्जा लेते हैं? क्या हम ये तसव्वुर कर सकते हैं कि अगली दफ़ा हमें उनसे कर्जा लिए बगैर हम अपनी मईशत का पहिया चला सकते हैं? इतनी कैपेसिटी है हमारे इसमें? जी बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया है। हम एक दलदल में या तालाब में डूब रहे थे, जिसको कहना चाहिए IMF का तालाब। अच्छा, फॉर्चुनेटली इस हुकूमत ने तैरना सीख लिया लेकिन अभी तक किनारे पे नहीं पहुंचे, और किनारे पे पहुंचना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अच्छा, उसके लिए हमें ये IMF के दलदल से निकलना है। अच्छा, और निकलना भी पॉसिबल है। अच्छा, हाँ, फॉर्चुनेटली पहले आप स्टेबलाइज हो गए। देखें 2-4 साल पहले डॉलर जो था वो 350 पे था, और बातें ये हो रही थी, बातें कर रहे थे जी 500 पे चला जाएगा, बैंक्रप्सी हो जाएगी, डिफॉल्ट हो जाएगा। तो वो तो बच गया जी। अब हमने पॉलिसी बनानी है, हाउ टू रीच द शोर, ठीक है, किनारे पे कैसे पहुंचना। उसके लिए प्राइवेटाइजेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो इन्होंने अभी तक पॉइंट आउट किया, करप्शन, ब्यूरोक्रेसी, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये अगर आप प्राइवेट बिजनेसमैन के हाथ में करेंगे, अच्छा, तो वो तो करप्शन नहीं करेगा, बिकॉज उसके अपना नुकसान होगा ना, हाँ, उसके अंदर उसका, हाँ। तो इसलिए प्राइवेटाइजेशन बहुत ज़रूरी है। लेकिन प्राइवेटाइजेशन के लिए आपने कुछ चीज़ें करनी हैं जो हुकूमत इस वक्त नहीं कर रही या सोच रही है। क्या करनी चाहिए? देखें जी, पहली चीज़ तो ये कि आप अपने लोकल बिजनेस ग्रुप्स को इनकरेज करें। इंडिया में आप देखें, बिरले, अदानी, ये टाटा, ये लोग जो सारे हैं, ये को बाहर से तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो नहीं आई हुई ना, उनके अपने बिजनेसमैन हैं। हम लोग जो हैं, हम लगे हुए हैं जी वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, वो। लेकिन हबीब साहब, यहाँ पे जो पाकिस्तानी है वो नहीं करते हैं कि पता नहीं आगे जाके क्या फ्यूचर में उनको उनको पता नहीं है ना कि मईशत संभलेगी भी कि नहीं संभलेगी, बात वहीं हमारा पैसा डूबेगा या वो एक्सेल करेगा। देखें 1975 में या राउंड अबाउट जब भुट्टो साहब थे, तो उन्होंने इंडस्ट्रियल नेशनलाइजेशन कर दी थी इंडस्ट्री की। उससे इकोनॉमी को बहुत बड़ा दचका मिला था, और हमारे बड़े बड़े जो बिजनेसमैन थे उन्होंने इन्वेस्टमेंट छोड़ दी, और कई लोग तो मुल्क छोड़ के चले गए। अब भी यही मसला है कि हमारे लोकल बिजनेसमैन जो हैं, वो बेचारे कुछ तो बाहर दुबई में बैठे हुए हैं, शायद एक दो नाम मैं क्या लूँ उनके, हैं जी, और कुछ लोग वैसे ही इन्वेस्टमेंट करने से कासिर हैं। क्या करें? तो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस रिस्टोर करना इस गवर्नमेंट का नंबर 1 प्रायोरिटी होनी चाहिए। और उसके लिए इन्होंने गलतियां भी की हैं। अब जिस तरह ये IPPs के कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो कैंसिल कर दिए, भाई उनके साथ आप जब कैंसिल करेंगे कल, इसीलिए आपकी PIA की प्राइवेटाइजेशन जो बिल्कुल ठप हो गई, क्योंकि इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस रुक गया। जब तक आपके लोकल ग्रुप्स, लोकल बिजनेस को आप इनकरेज नहीं करेंगे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी नहीं आएगी। अच्छा, आपने IMF की बात की। IMF का कर्जा जो है वो प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि जी वी आर नॉट गोइंग टू, ये लास्ट होगा, ये जो आप कर रहे हैं अंदर से नहीं लेंगे। ठीक है, चले, माशाल्लाह। लेकिन उनको, हमारे पास इतने असासे हैं, इतनी हमारे पास गवर्नमेंट के एसेट्स हैं, ये स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं, जिनको बेच दें, ठीक है, प्राइवेटाइज करें, बेचें, और उस पैसे से कर्जा उतार दें। ठीक है, देखें ये इतने बड़ी बड़ी शाहाना कोठियाँ, ब्यूरोक्रेसी आप जाके देखें ना, ये भालपुर हाउस, थोड़ा बहुत इल्म है कैसे कैसे रह जाते हैं। तो ये सारा आप बेचें,
आपकी जो स्टेट ओन्ड जिस तरह पीआईए तो खैर है, और भी बहुत और स्टेट, भी सारी स्टील मिल्स जो स्टील कितने मिल दिनों हैं, से कितने देर से बंद बेतहाशा पड़ी हुई असासे है, हैं, सफेद भाई, हाथी करार दी जा रही है, बिल्कुल। उसको बंद करें। रेलवे है हमारा, उसको प्राइवेटाइजेशन Exactly. की तरफ लेकर जाए, बहुत Exactly, पैसा कमाएगा exactly. वो भी। तो ये सारा पैसा जो है दिस शुड गो इन अ सर्टेन डायरेक्शन ऑफ पेइंग ऑफ आईएमएफ डेट। ठीक तो ये आपने जो सवाल किया ना, इसका जवाब ये कि यस वी आर इट इज पॉसिबल टू डू इट एंड वी विल डू इट इंशाल्लाह। अच्छा, ये तो हबीब साहब जिस तरह स्टॉक एक्सचेंज की बात की अबू ज़र साहब ने भी, और हम सुनते हैं कि हमारे जितने भी आला ओहदेदारान हैं हुकूमत में, ख़ासतौर पर वज़ीर आज़म साहब, उन्होंने भी मुबारकबाद दी आवाम को आके कि जी हमारे स्टॉक एक्सचेंज हमने तारीखी कह ले कि बुलंद तरीन सतह पर चली गई है, लेकिन बेहतरी की तरफ जा रही है स्टॉक एक्सचेंज, लेकिन क्या उसका असर या उसके समरात आपको एक आम शख्स के ऊपर नज़र आ रहे हैं? देखें जी, स्टॉक एक्सचेंज तो एक सट्टा है। अच्छा। स्टॉक एक्सचेंज डज नॉट रिफ्लेक्ट के मुल्क के हालात क्या हैं। महंगाई जो है, कहा जी बेहतरी है, माशी बेहतरी है कि स्टॉक एक्सचेंज इतनी ऊपर जाती जा रही है। एक सेक्टर है जिसके अंदर पैसा आ रहा है, अच्छा, और वो पैसा अगर बाहर से भी आ रहा है तो उसी तरह बाहर चला भी जाएगा। सही। वो कोई इन्वेस्ट तो किसी कंक्रीट इंडस्ट्री में तो नहीं इन्वेस्ट हो रहा ना। अब देखें, हमारी कई चीज़ें इस वक्त होने वाली हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं वैसे इस चीज़ से डिसएग्री करता हूँ कि ड्यूअल नेशनैलिटी अब इन्होंने जिक्र किया। जी। इस वक्त हमारी इकोनॉमिक टीम बहुत अच्छी है, उन्होंने बड़े अच्छे इक़दाम लिए हैं, और डार साहब और औरंगज़ेब साहब दोनों मुख्तलिफ स्किल सेट के मालिक हैं। ठीक है, तो वो अच्छा बैलेंस एक बन जाता है। ठीक है जी, तो दे आर डूइंग व्हाट दे कैन और इम्प्रूवमेंट ला रहे हैं। वो जो नज़र आ रही है आपको, उसको एग्जैक्टली किस हद तक हुई है वो तो बाद में पता चलेगा। लेकिन अब ये है कि हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन और प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाना चाहिए। स्टॉक एक्सचेंज इंप्रूव होगी, ठीक है, लेकिन आपके पास देखें बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन हबीब साहब, जैसे आप कह रहे हैं कि उनकी जो उन्होंने इफेक्ट्स किए हैं, इनिशिएटिव्स लिए हैं, उसके इफेक्ट्स नज़र आ रहे हैं, किधर नज़र आ रहे हैं? बिकॉज इंडस्ट्रीज हमारी बंद हो रही हैं, कारोबार हमारे बंद हो रहे हैं, टैक्सेस की भरमार हमारे ऊपर लग रही है, हर चीज़ तो हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है ना, वो यहाँ से हम कुछ बाहर नहीं भेज सकते, बाहर से कुछ हम यहाँ नहीं मंगवा सकते, तो बेहतरी कहाँ आ रही है फिर? आप सही फरमा रही हैं कि ये एक किस्म का इंडेक्स है, स्टॉक विशियस साइकिल में हम फंसे हुए हैं और तो कुछ भी नहीं है। जी, लेकिन ये एक इंडेक्स है, इसका रियलिटी से कोई इतना ताल्लुक नहीं है, लेना देना नहीं है। सही है। महंगाई जो है ना जी, वो जब तक कम नहीं, बिजली जिस तरह इन्होंने कहा इज वेरी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री के लिए, कॉमन मैन के लिए बिजली के रेट कम होना बहुत जरूरी है। गैस भी बढ़ गई है, हाँ उसकी जी, कीमतें तो भी। ये चीजें जब तक सस्ती नहीं होंगी आपकी प्रॉस्पेरिटी नहीं आ सकती। मैन्युफैक्चरिंग क्यों नहीं यहाँ? इसलिए कि यहाँ आप कुछ बनाने जाएंगे तो वो महंगी पड़ेगी आपको, रात दिन आप इंपोर्ट कर लें उसको। ठीक है, तो ये चीज़ें गवर्नमेंट को देखनी पड़ेंगी। अपनी बिजली जो है, और हो सकती है बिजली सस्ती, क्योंकि उसके अंदर देखें थेफ्ट 30-35% तो थेफ्ट है, चोरी है। अच्छा, बिजली के जो इस वक्त हैं, जो आप चोरी कर रहे हो, तो चोरी है। 35% ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी दैट इज प्रोड्यूस्ड चोरी हो जाती है, और वो किस लिए? क्या महकमा मुलव्वस होता है उसके अंदर, ठीक है ना जी। अच्छा, इसके अलावा आपको मुफ्त बिजली मिल रही है, वो आप उसका फ़ायदा जो है, अगर मिक्स देखें, अब जितनी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, तरबेला, मंगला, ये मुफ्त बिजली है जी। अगर इसको देखें, और फिर जो नए IPPs आए, ठीक है महंगी बिजली है, लेकिन वो भी सस्ती हो जाएगी। उसका एक मैकेनिज्म है जो इन्होंने समझा नहीं है। अच्छा, वो मैकेनिज्म लंबी बात है, लेकिन मैं ब्रीफली बता दूं कि IPP से जो कॉन्ट्रैक्ट थे वो ये थे कि जितनी ज़्यादा उनसे बिजली आप लेंगे उतनी वो सस्ती हो जाएगी। अब यहाँ जो गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं या ब्यूरोक्रेसी बैठी हुई है, उनको बिजली ज़्यादा कनेक्शन देना या ज़्यादा बेचने का कोई शौक, उनकी तनख्वाह तो होती रहेगी ना। इनफैक्ट वो तो कहते हैं बिजली का कनेक्शन मत दो ताकि कुछ पैसे लेके शायद मीटर लगवा दें, ठीक है ना। तो ये बिजनेस ओरिएंटेड चीज़ें जो है ये प्राइवेट सेक्टर ही कर सकता है। इसलिए जो नंबर 1 प्रायोरिटी इस वक्त गवर्नमेंट की होनी चाहिए वो प्राइवेटाइजेशन है, और सारे इदारों को प्राइवेटाइज कर दें और लोकल बिजनेसमैन को इनकरेज करें। तो आपको भी लगता है अबू ज़र शाह साहब के प्राइवेटाइजेशन की तरफ चले जाना चाहिए हमें? जितने भी इदारे हैं जो कि जिनको वाइट एलिफेंट कहा जाता है, जो कि सिर्फ मईशत पर हमारे नुकसान ही और बोझ ही बन रहे हैं, उनको प्राइवेटाइज कर लिया जाए। देखिए, 74 की तबाही के असरात आज 50 साल हो गए हैं, नहीं गए। इसीलिए नहीं ना गए। नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर क्यों बने थे? कि उनकी फैक्ट्रियां नेशनलाइज कर दी थी आपने। एक चलते बंदे को जब आप रोक देते हैं, हाँ जी। बिरला, टाटा, बीको को क्यों तबाह किया आपने? हम दुनिया, कोरिया हमसे पीछे था, जापान ने हमसे सीखा, जर्मनी हमसे कर्जा लेता रहा, हम क्यों पीछे चले? कहां पे और हम कहां हैं? हमें इस वक्त आपको ग्राउंड एल्टीट्यूड 3%
गुर्बत बढ़ गई है। 9.5 करोड़ से आज 10 करोड़ 10 लाख से ज्यादा लोग गुर्बत की सतह से नीचे चले गए हैं। 41% के करीब आपकी गुर्बत हो गई है, यानी कि 10 में से आपके 4 बंदे भीख मांग के खाना खा रहे हैं। ऐसे ही है, ये इतना वास्ट टॉपिक है। और जब तक आपने कॉटेज इंडस्ट्री के ऊपर ना किया, और एक बहुत बड़ा चार्म आने वाला है कि चाइना के ऊपर सैंक्शंस लगेंगी और इंडस्ट्री यहाँ शिफ्ट हो सकती है। खुदा के लिए इंडस्ट्रियलिस्ट को जमीन सस्ती दे, खुदा के लिए उनको इंडस्ट्री लगाने के लिए बिजली सस्ती ये इंस्पेक्टर माफी से जान छुड़ाएं। ठीक है, पॉलिसीज अपनी बेहतर करें ताकि हमारी इंडस्ट्री को हम लोग इक्विप्ड कर सकें और अपनी मैशियत को बेहतर कर सकें। तो हमारे साथ मियां अबूजर शाद साहब मौजूद थे, हबीब खान साहब मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि आप दोनों यहाँ पर आए और इसके ऊपर बात की। हम ब्रेक लेते हैं, यहाँ पे मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ कॉर्पोरेट सेक्टर के हवाले से बात कर लेते हैं क्योंकि आज सैटरडे है और सैटरडे को हम ख़ास तौर पर कॉर्पोरेट सेक्टर के बारे में बात करते हैं ताकि जितने भी कॉर्पोरेट सेक्टर से जुड़े हुए लोग हमें देख रहे हैं उन्हें पता चल सके कि उन्होंने इन दिनों में किस तरह अपनी परफॉर्मेंस भी बेहतर करनी है और अपनी जॉब को भी बेहतर कर सकते हैं। तो आज हमने ख़ास तौर पर बात करनी है क्योंकि ये मौसम है प्रमोशंस का और आपकी खुशी मनाने का। तो उसमें आपको पता है कि ख़ासतौर पर कॉर्पोरेट सेक्टर में मुझे ही पता चला है कि ये एक एनवायरनमेंट होता है वहाँ पे कि जनाब अगर आपको प्रमोशन मिल रही होती है ना तो आपको फीडबैक नहीं दिया जाता। सब बस आपको ये कहा जाता है कि आपको ये अब ड्यूटी मिली है या असाइन होगी है नई सीट, तो आपने अब डेजिग्नेशन के मुताबिक काम करना है। लेकिन जिनको प्रमोशन नहीं मिली होती ना उनको फीडबैक दिया जाता है। अब जिनको प्रमोशन मिली होगी उनके दिमाग में भी कुछ सवालात होंगे, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी कि अगर मुझे प्रमोशन मिली है तो किस वजह से मिली है, कौन सी ऐसी चीज़ें, कौन सी ऐसी कह लें कि परफॉर्मेंस या ऐसे एस्पेक्ट्स मेरे बॉस को अच्छे लगे हैं जो उन्होंने जिसकी बुनियाद पर मुझे प्रमोट किया है। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे कि जो फीडबैक देना है वो कितना इम्पॉर्टेंट है इन कॉर्पोरेट सेक्टर और उसको किस तरह देना चाहिए। बैड फीडबैक भी हो सकता है, अच्छा फीडबैक भी हो सकता है, तो उसका तरीका क्या होना चाहिए कि जब आपको फीडबैक मिल रहा होता है तो वो किस अल्फाज, कैसे अल्फाज यूज़ करने हैं, कैसा आपका कह लें कि इन्वायरमेंट होना चाहिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज किस तरह की होनी चाहिए। आज हमने इसके ऊपर बात करनी है और इस पर बात करने के लिए एमएफ फवाद साहब हमारे साथ कॉर्पोरेट ट्रेनर मौजूद है स्टूडियोज़ में, उनसे बात करते हैं। फवाद साहब, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक है, थैंक यू, आई एम गुड। आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। फवाद साहब, प्रमोशंस का ये सीज़न चल रहा है, वेदर भी बड़ा डिमांडिंग है और ऊपर से प्रमोशंस भी हो रही होंगी, बहुत से लोग खुश भी हो रहे होंगे कि अच्छा अब हमें प्रमोशन मिलने वाली है। बट ये प्रमोशन मिल रही है या नहीं मिल रही है, इसमें जो फीडबैक का एलिमेंट है वो कितना इम्पॉर्टेंट है? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। आप समझ लीजिए बैकबोन है पूरे आपके एंटायर बिजनेस की। अच्छा, उसकी वजह यह है कि जैसे हम बात करते हैं कि ईयर के स्टार्ट में आपको मिल तो जाते हैं, ऑब्जेक्टिव्स वगैरह मिल जाते हैं, तो उन जो आपको पिछले साल के शुरू में ऑब्जेक्टिव्स मिले थे उस पर आपको ईयर एंड पे इवैल्यूएट किया जा रहा है कि आपने क्या वो परफॉर्मेंसेज वैसे दी हैं या नहीं दी। तो अब उसकी बेस पे प्रमोशंस हो रही है, जिसका आपने शुरू में जिक्र भी किया है कि हम किस तरह से प्रमोट करते हैं और फीडबैक कैसे देते हैं। तो इसमें अहम बात यह है कि आप जब किसी को प्रमोट कर रहे हैं या नहीं कर रहे तब तो आप ये फैसला कर लेते हैं कि जी जो प्रमोट नहीं कर रहा उसको बताते हैं कि तुमने ये 4-5 काम नहीं किए इसलिए हम प्रमोट नहीं कर रहे, एंड वी कॉल इट फीडबैक। अच्छा, इट इज़ नॉट बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपने शुरू में कहा कि प्रमोशन जिसकी की जाती है उसको बस नई असाइनमेंट दे दी जाती है तो वो उसके मुताबिक फिर परफॉर्म करता है। दैट इज़ नॉट राइट एट ऑल। आपने दोनों को फीडबैक देना है एज अ बॉस। अगर आप किसी को एक लेयर से दूसरी में जंप करवा रहे हैं, दोनों को फीडबैक देना है। अगर किसी को वहाँ पर रख रहे हैं तो उसको भी फीडबैक देना है, लेकिन उसका तरीक़ेकार बहुत मैटर करता है। आप अगर किसी को भी कहते हैं कि तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो या किसी कहते हैं तुम बहुत बुरा काम कर रहे हो, जैसे आपने शुरू में इंटरव्यू बताया कि अच्छा फीडबैक होता है और बुरा फीडबैक होता है। हम इसको कहते हैं एज प्रोफेशनल्स, हम कहते हैं कि अच्छा और बुरा फीडबैक कुछ नहीं होता। अच्छा, फीडबैक पुअर होता है, पुअर फीडबैक, ओके, और कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। अच्छा, इसको कैसे हम डिफाइन करते हैं? मसला मैं कहूँ आपको कि आप बहुत अच्छी लग रही हैं या मैं कहता हूँ आप बहुत बुरी लग रही हैं, ये दोनों पुअर फीडबैक हैं। अच्छा, क्यों पुअर फीडबैक हैं? क्योंकि मैंने आपको ये बताया नहीं कि अच्छा लगने का डेफिनेशन क्या है। मैं कहूँ आपने बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए हैं और ये वाला ड्रेस
इस एनवायरनमेंट में कैमरा फ्रेम के सामने मॉर्निंग शो के अंदर इस पैरामीटर के मुताबिक पूरा उतरता है, तो चूंकि आपका ड्रेस एंड लुक इस पे पूरा उतर रही है, एंड दैट इज व्हाई यू आर लुकिंग गुड। सो दिस इज कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, यू हैव समथिंग टू वर्क ऑन, टू कैरी ऑन। अच्छा, मैं कहूँ कि ये अच्छा नहीं है, तो फिर आई विल हैव टू टेल यू एंटायर चेक लिस्ट कि देखें ये मॉर्निंग शो है, यहाँ पर ये ड्रेसिंग होती है, ये ड्रेस कोड है, ऐसे मेहमान आते हैं, आपका बोलचाल इस तरह की होना चाहिए, तो आप इस तरह करेंगे तो नेक्स्ट वाले में आप इंप्रूव कर सकेंगे। दैट इज कंस्ट्रक्टिव। ओके, तो आपको मैंने एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट भी बताए, अच्छी चीज़ें भी बताई, और आपको मैंने बताया कि ये 3 काम आप करेंगे तो ठीक हो जाए। ठीक है। सो दैट इज व्हाट वी कॉल कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। सो कंक्लूसिवली सेइंग अबाउट योर क्वेश्चन, अगर आपकी जो बॉस है उसके और एम्प्लॉय की डिस्कशन के एंड पे एम्प्लॉय के पास क्लियर ऑब्जेक्टिव्स मौजूद हैं कि ये 4 एरियाज हैं जो मुझे इंप्रूव करना है, और कैसे करना है, अगर ये 3-4 चीज़ें उसके पास रिटन फॉर्म में अपने पास नोट्स मौजूद हैं, तो वो कंस्ट्रक्टिव फीडबैक है। अगर उसके पास नहीं है, आपने 3 घंटे की मीटिंग कर ली, तुम्हें कुछ नहीं करना आता, तुम काम नहीं करते, मैं बहुत तंग आ गया हूँ, तुम लोगों से बात करते हो तो उसकी कंप्लेंट आती है, तुम काम करते हो वो अच्छा नहीं होता, ये सब पुअर फीडबैक है। इससे आप अपने एम्प्लॉय को या जिसको भी फीडबैक दे रहे हैं, अपर लेयर पे या नीचे, आप उसको अपने अगेंस्ट तो कर रहे हैं, अच्छा, दुश्मन बना रहे हैं, फीडबैक नहीं दे रहे हैं। अच्छा, मतलब फीडबैक देने से, और अगर अच्छा फीडबैक नहीं दे रहे तो वो दुश्मन भी बन सकता है। ऑफ कोर्स, क्योंकि फिर जिसको फीडबैक देना नहीं आता वो क्या करते हैं, आप देखें, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, कहते हैं अप्रिशिएट इन पब्लिक, अप्रिशिएट इन पब्लिक, ये एक रूल है, सही है, क्रिटिसाइज इन पर्सन। तो आप जब फीडबैक देने के, आपको पता नहीं है ना कि फीडबैक कैसे देते हैं, फिर आप इस लाइन को तोड़ देते हैं, इस हद को तोड़ देते हैं। फिर आप क्या करते हैं, यू मेक श्योर कि आपने जब क्रिटिसाइज करना है तो वो पब्लिक में हो, फिर वो इंसल्ट हो, एंड यू कॉल दैट इंसल्ट फीडबैक। उसको कहेंगे कि मैं तुम्हें फीडबैक देता हूँ, अच्छा, मैंने तुम्हें बताया था कि तुम अच्छे नहीं लग रहे, तुम्हें तो काम करना नहीं आता, तुम्हें तो एक्सेल में इंप्रूव करने की जरूरत है, तो बताया तो था। ये नहीं बताया, आपने उसकी उस बात को इंसल्ट की है। इट हैज टू बी 1-to-1। ओके, ठीक है, 1-on-1 होगा, आप रिस्पेक्ट के अंदाज में। यहाँ पे उल्टा होता है ना, हमने इंसल्ट करनी हो या किसी को बुरा फीडबैक देना हो तो हम इन पब्लिक करते हैं, और किसी को अगर अप्रिशिएट अगर कभी दिल कर जाए तो हम वो इन पर्सन करते हैं। हाँ, दैट इज द जिसका कोई फायदा नहीं होता। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसलिए कहते हैं, अब नया जो मॉडल आए हैं कुछ अर्से से, तकरीबन अब तो कॉर्पोरेट सेक्टर में तो कोई 10-12 साल हो गए, डेकेड्स गुजर गए जी, लेकिन अब ये कहा जाता है कि कैच पीपल डूइंग राइट थिंग्स। ओके, उनको गलत करते हुए पकड़ के सजा ना दें फौरन। अच्छा काम कर रहे हैं तो अचानक पहुंचे, आप बॉस हैं, आपको पता होना चाहिए आपके अल्फाज की क्या इंपॉर्टेंस है, तो आप उसको जाके वेल डन बॉय या गुड गर्ल, आपने ये काम बहुत अच्छा किया है, आई एम रियली इम्प्रेस्ड, तो छोटा सा आप उसको कार्ड भी दे देना, चाहे कोई मॉनिटरी बेनिफिट ना हो, कुछ भी ना हो, आप छोटा सा बैच दे दें उसको, अप्रिशिएट करते हुए थपकी दे दें, दैट मैटर्स अ लॉट। उसका भी दिन अच्छा होगा और अगले 10 दिन तक अच्छा काम करता है। बिल्कुल ऐसे ही है। सो व्हाट आई मेंट टू से इज, फीडबैक जब दें तो मेक श्योर कि आपका और फीडबैक रिसीव करने के दरमियान एक ट्रस्ट लेवल डेवलप हो चुका हो। अच्छा, दुश्मनी का, इंसल्ट का रिश्ता ना हो। लेकिन अगर दुश्मनी कोई बांध ले इस बुनियाद के ऊपर, तो फिर क्या होना चाहिए? फिर सिंपल, आप फिर वेट करें, उसको अच्छी जगह मिलेगी तो वो चला जाएगा। अच्छा। और अगर वो टफ नट है और अपने मुताबिक उसके मुताबिक ढाल लेता है, और वो अगर ढाल गया तो फिर बॉस के लिए खतरा हो जाएगा, जिसको ये आदत सहने की आदत पड़ गई है सारी की सारी। सो इट हैज टू बी, फीडबैक हैज टू बी इन पर्सन एंड वेरी क्लियर ऑब्जेक्टिव्स का। ठीक है। अच्छा, इसमें अब एक और टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है, सैंडविच मेथड और सैंडविच फीडबैक और डायरेक्ट फीडबैक। अब इसमें क्या डिफरेंस है? अच्छा, ये बड़ी मजे की टेक्निक्स हैं दोनों ही। एक होता है सैंडविच फीडबैक, उसको हम कहते हैं कि सैंडविच है ना, स्लाइसेस हैं, हाँ, 2 ऊपर रखे हुए हैं, दरमियान में उसकी फिलिंग आपने की हुई है, तो इसमें टॉप पे और आखिर पे सेम चीज़ है। ऐसे ही है, एप्रिसिएशन, क्रिटिसिज्म एंड एप्रिसिएशन, दैट मेक्स इट सैंडविच। यानी आप किसी को फीडबैक अगर देते हैं तो आप कहते हैं कि यार आपने, मैं अभी देख रहा था, आपने ये 4 अचीवमेंट्स की हैं पिछले 6 महीनों में, आई एम वेरी हैप्पी विद यू। बस अगर आप अपनी अचीवमेंट्स में ये एरियाज 2-3 इंप्रूव कर लें तो आपकी परफॉर्मेंस जिस वक्त 90% पे है वो 97 पे चली जाएगी। सो आई थिंक यू नीड टू वर्क ऑन दिस। ओवरऑल अगर मैं देखूं तो यू हैव बीन अ फिनोमिनल एम्प्लॉई, आपने बड़ा अच्छा काम किया है, वगैरह वगैरह। सो ऊपर मैंने पॉजिटिव फीडबैक रखा, कंस्ट्रक्टिव भी था, अप्रिशिएट किया, दरमियान में एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट बताया, और फिर आपने कंस्ट्रक्टिव। तो दिस इज हाउ वी कैन डू, दिस इज वन टेक्निक, ये सैंडविच टेक्निक है। दूसरी होती है डायरेक्ट। डायरेक्ट में क्या है कि मैं जहाँ भी, अब 1-to-1 जो मैंने जैसे कहा, जब मेरी आपसे मुलाकात हुई, मैंने कोई देखा हुआ था कि आपने ये 2-3 काम मैंने ऑब्जर्व किए, रिपोर्ट सही के ठीक नहीं थे, मैं आपको बिठाता हूँ कि मुनीबा लेट्स सिट डाउन, देखें आपकी परफॉर्मेंस मैं देख रहा हूँ
4 महीने से यूं ऊपर जा रही थी, 1 महीने से खराब है और उसकी ये वजह है। हाँ। इसको आप ऐसे इंप्रूव कर सकती हैं। सही, तो आई सजेस्ट कि आप इसको करके तो मुझे 2 महीने के बाद बताएं कि इट वर्क्स और नॉट। ओके, मैंने कोई अप्रिशिएट नहीं किया आपको, ना शुरू में ना आखिर में, फीडबैक दिया आपको कि क्या करना है, एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या है। दोनों में रिस्पेक्टेबल रहा मैं। हाँ। दोनों में मैंने आपको जो चाहिए था वो प्रोवाइड किया। अच्छा। लेकिन टेक्निक्स 2 मुख्तलिफ इस्तेमाल की जी, तो दोनों चलती हैं। अच्छा, अब चलती कहाँ है इसके लिए मैं ज़रूर चाहूँगा कि मैनेजर शुड बी माइंडफुल अबाउट इट। जो सैंडविच फीडबैक है ये जूनियर लेवल पे, एग्जेक्टिव लेवल जो हमारा एसोसिएट लेवल है वहाँ पर चलती है। यानी जिसकी किसी की फर्स्ट जॉब है या जिसको करियर शुरू किए हुए 2-3 महीने हुए हैं, उसको आप जाके बताएंगे ना तुमने ये नहीं किया ठीक, ऐसे ठीक होगा, ये नहीं किया ऐसे ठीक होगा, 3 एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट बताएंगे तो उसको लगेगा आई एम नॉट गुड इनफ, क्योंकि बॉस ने कहा है कि ये 3 ठीक नहीं है और इसको ठीक करो और मुझे बताओ, तो वो उसको इस तरह से इंटरप्रेट करता है, तो वो डाउन हो जाता है। वहां पर हम यूज करते हैं सैंडविच फीडबैक कि यू आर डूइंग वेल और ये एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट और इसके बाद मुझे बताएं, तो वो जरा एम्पावर्ड फील करता है कि यार ठीक है, आई एम गेटिंग गुड रिस्पॉन्स, तो मैं आगे भी चलूंगा। बट बियॉन्ड दैट फर्स्ट लेयर, जिसको एसोसिएट लेवल से ऊपर, टीम लीड एंड अबव, वहां पर डायरेक्ट फीडबैक, क्योंकि उसमें सीनियर एडल्ट्स में ये होता है कि अगर मैं आपसे कहूँगा ना, आपको लेट से 15 साल हो गए काम करते हुए, मैं कहूँगा मुनीबा आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, ये एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट है, ओवरऑल आप ठीक कर रही हैं, आप कहेंगे अच्छा ठीक हो रहा है ना, बस ठीक है, सो इट इज गोइंग वेल। सो सैंडविच फीडबैक सीनियर्स के लिए नेवर वर्क्स, नहीं वर्क करता, और डायरेक्ट फीडबैक जूनियर्स के लिए रेयरली वर्क्स। अच्छा, चापलूसी जी, ये भी होता है, बहुत से फीडबैक इसलिए भी दिए जा रहे होते हैं, अगर जूनियर की तरफ से देखा जाए तो वो अपने बॉस को बहुत ज़्यादा वो खुश करने के लिए, खुशामद करने के लिए उनकी ये भी चापलूसी भी की जा रही होती है ताकि उनको वो प्रमोशन मिल जाए, तो ये भी चीज़ होती है इसके अंदर, फीडबैक इस तरह भी दिया जाता है। देखिए, एक होता है जिसको वैसे तो 2-3 तरीका है, जिस तरह से हमने डायरेक्ट फीडबैक इन पर्सन की बात की, कॉर्पोरेट सेक्टर में एक और फॉलो किया जाता है जिसको रिटर्न फीडबैक में लेते हैं, और वो एनोनिमस होता है। यानी 360 फीडबैक डिग्री फीडबैक भी है, उसके अलावा आपके पास ईमेल आ जाएगी, इवन समटाइम पेपर आ जाते हैं, आप उसके ऊपर उनको रेट करते हैं, यानी आपने नाम लिखना है जिसको फीडबैक दे रहे हैं, और अपना नाम नहीं लिखना, एनोनिमस होता है, और उसकी फिर स्कोरिंग होती है प्रॉपर के ओवरऑल किस एरिया में कितना हुआ। दैट इज अ गुड वे टू डू इट। लेकिन इसमें भी बहुत से लोग फिर ग्रजेस भी निकालते हैं, जो कि बेहतर है। अच्छा, अच्छी बात है, इससे साफ पता चलता है अगर आपको किसी ने भी अच्छे मार्क्स नहीं दिए हुए, तो अगर सब एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट आ रहे हैं आप में, तो जरूरी नहीं आपको सब ठीक करना है, इसका मतलब है आपको अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ रिलेशनशिप बेहतर करना है। यू नीड टू बी रिस्पेक्टफुल, नंबर 1। नंबर 2, यू नीड टू बी ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड, कि आपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं, तो अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो एक रास्ता आपका बेहतर निकल सकता है। सो जो चॉपलूसी वाला आंसर है वो वहाँ पर आता है। देखें, कहा जाता है कि बॉस गलती कर सकता है अपने 10 एम्प्लॉयज़ को पहचानने में, लेकिन 10 एम्प्लॉय का एक ही काम है बॉस को देखना, उसकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना, वो नहीं गलती करते। तो अगर आपके डिपार्टमेंट में चॉपलूसी का कल्चर है जो आपको नज़र आ रहा है, तो ये ना समझें कि वो चॉपलूस ज़्यादा है, सर आपने डेवलप किया है कल्चर। अच्छा, एक ज़्यादा कर रहा है, एक कम कर रहा है, क्योंकि उसको नजर आ रहा है कि तीसरा चॉपलूस करने वाला का प्रमोट हो रहा है, तो इसलिए वो इस रेस में लगे हुए हैं। कल्चर आपने डेवलप किया है चॉपलूसी वाला, इसको स्नब करें। और इसको स्नब करने का एक ही तरीका है, उन्हें कहें कि थैंक यू वेरी मच, आप अप्रिशिएट कर रहे हैं, और लोग आते जाते कर रहे होते हैं, सर आप तो देखने में बड़े अच्छे लगते हैं, सर आपकी बात मैंने बच्चों को बताई, उनकी जिंदगी बदल गई, फॉर गॉड सेक। हमारे दोस्त कहते थे कि यहाँ पे बॉसेस को खुदा बनाते हैं, बना लेते हैं, वो नया मजहब करवा दें इंट्रोड्यूस, तो उसको फॉलो करने चले जाते। सो ये काम स्नब करना बॉस का है, उसको थैंक यू कहें कि बहुत अच्छा, मुझे अच्छा लगता है आपसे मिलके, आप हमेशा अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन मुझे कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दिया करें। अप्रिशिएट मुझे कंस्ट्रक्टिव अंदाज में किया करें, नो फ्लैशी वर्ड्स। मुझे बताएं व्हाट डिड आई डू राइट, अगर मैं अच्छा हूँ उसका इम्पैक्ट क्या आया कंपनी की परफॉर्मेंस पे, अच्छा आपकी परफॉर्मेंस पे क्या इम्पैक्ट आया, ठीक है। तो अगर ये 2 बॉक्स वो बंदा बता के भेजता है, इम्पैक्ट विद नंबर्स, कि सर आपने हमें लेट्स से एक्सेल में ट्रेनिंग करवाई थी, उससे ओवरऑल डॉलर वैल्यू में 30% इजाफा हुआ है, दैट इज व्हाई आई एम अप्रिशिएटिंग यू। तो जिसके पास ये नहीं होगा ना, जो सिर्फ अल्फाज का ही शहजादा है, तो वो फिर आपको ईमेल नहीं करेगा, फिर नहीं बताएगा, फिर वो कुछ भी नहीं बताएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि चॉपलूस कल्चर कितना पेनिट्रेट किया है, तो आपने उसको आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रक्चर अंदाज से स्नब करना शुरू कर दिया। तो ये अगर है जिस कंपनी में, रिमेंबर दैट कि उसके बॉसेस ने ये डेवलप किया है और वो उसको प्रमोट करते हैं।
ओके Yes. ठीक है, और वही उनको स्नब कर सकते हैं, वही उस कल्चर को खत्म कर सकते जी, हैं। इसी स्ट्रक्चर अंदाज से जैसे ठीक मैंने है। डिस्कस किया। अच्छा, दूसरा अगर जैसे स्टार्टिंग में जैसे हमने बात की कि प्रमोशन हो रही होती है और आपको फीडबैक नहीं दिया जाता, सिर्फ आपको बता दिया जाता है कि आपकी प्रमोशन हो गई है, तो क्या आप खुद जाके उनसे सवाल कर सकते हैं कि भाई हमें अगर प्रमोट किया गया है तो हमें फीडबैक तो दें कि क्या क्या अच्छी चीज़ें थी हमारे अंदर जिसकी वजह से प्रमोट किया गया हमें? ये बहुत ज़रूरी है, उसकी दो अच्छा। वजह मैं बताता हूँ आपको। एक बुक है व्हाट ब्रॉट यू हियर Okay. वोंट गेट यू देयर, ओके यानी जिस स्किल के साथ आप यहाँ तक पहुँचे हैं अब उसके साथ आप अगले में नहीं जाएंगे। मैं बच्चों को भी बताता हूँ समटाइम्स कि अगर आप 6 to 7 पे प्रमोट हुए हैं, 6 का सिलेबस आपने पूरा कवर किया था तो आप हुए, लेकिन उस सिलेबस को कवर करके आप 7 से प्रमोट नहीं हो सकते। नहीं हो सकते, ऐसे ही उसमें है। नया True, सिलेबस है, true, नई true. एक्टिविटीज़ है, नया काम है। ठीक है। सो अगर आपको एक बेसिक लेवल से सीनियर लेवल में प्रमोट किया जा रहा है तो आप में कुछ स्किल्स हैं जो जिसमें एक्सपर्ट लेवल है, जिसमें कुछ में आप इंटरमीडिएट पे हैं, कुछ बेसिक पे हैं, तो आपने फीडबैक में वो बताना है Okay. कि ये 4 चीज़ें आपकी अच्छी हैं और ये इंप्रूव करने की हैं, और इसके लिए हम आपकी ये ट्रेनिंग अरेंज है। कर रहे हैं और आपको प्रमोट कर रहे हैं। ठीक सो है। इट इज़ ऑफ एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस। मतलब अगर वो नहीं भी खुद से करें तो आप जाके पूछ सकते हैं उनसे। यस, पूछना चाहिए और आप उनकी जान खाएं कि बताएं मुझे क्या करना है। मतलब ये पूछना चाहिए, ये आप पे भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप भी जाके पूछ सकते हैं अगर वो नहीं बता रहे हैं तो। ठीक है जी, आज हमने बात की है कि फीडबैक क्यों ज़रूरी है इन कॉर्पोरेट सेक्टर, और अगर आपको प्रमोशन मिल रही है और अगर नहीं भी मिल रही है तो हमारे साथ अहमद फवाद साहब मौजूद है। फवाद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए, और इसी नोट पर मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।